जुड़वा क्लास में जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ये आपका संस्कृत का पेपर है जो आपको ऑफिशियली जारी किया गया था 3 अक्टूबर के लिए। तो जो भी 3 अक्टूबर को यानी कि कल संस्कृत का एग्ज़ाम देने वाला है मिड टर्म का क्लास 10th के हर एक स्टूडेंट्स के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने इसके फर्स्ट पार्ट में खंड क और ख करवाया था। आपने अभी तक नहीं देखा तो वो जाके देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में वीडियो के एंड में भी दिख जाएगी। इस वीडियो में आपको खंड ग है जो अनुपयुक्त व्याकरण यानी पूरी व्याकरण होती है जो 25 मार्क्स की, वो डिटेल में करवाई जाएगी, ताकि आपको ये पता चल सके कि जो 25 मार्क्स की व्याकरण होती है वो एक्चुअली में वो करनी कैसे होती है। ठीक है, अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो 25 में से 25 मार्क्स पूरे आप ला सकते हो, एकदम डिटेल में आपको समझाया जाएगा। तो बिना किसी देरी के चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो ऑल पर, ताकि आपको वीडियो मिलती रहे। और वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर दो, ताकि फ्रेंड्स भी देखे उन्हें भी समझ आए। ठीक है, करते वीडियो स्टार्ट बिना किसी देरी के। तो यहाँ पर दोस्तों स्क्रीन पर ये 10वीं क्लास संस्कृत का पेपर है। पेपर 80 नंबर 3 घंटे का होता है। इंस्ट्रक्शंस हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, तो हम इंस्ट्रक्शंस नहीं बताएंगे, सीधे चलते हैं आपके आंसर पर, ताकि आपका आंसर समझ आए कि क्वेश्चन करना कैसे होता है। ठीक है, खंड क और ख हमने करवा दिए थे, यानी जो 25 मार्क्स से शुरू के 10 और 15, ये 25 मार्क्स हमने करवा दिए थे। ठीक है, तो वो जाके देख लेना। अभी हम खंड ग करते हैं अनुपयुक्त व्याकरण, तो चलते हैं खंड ग पर। तो यहाँ पर जैसे यहाँ से जो खंड ग है आपका, तो यहाँ से खंड ग स्टार्ट है जो आपकी अनुपयुक्त व्याकरण यानी व्याकरण होती है। पाँचवा क्वेश्चन होगा स्टार्ट। 5 में बोला गया 2 दी होंगी ए और आ। ठीक है, इन दोनों में से आपको कोई एक करना। अथवा का मतलब होता है या तो ऊपर वाले में से कोई करो पूरे, या फिर नीचे वाले पूरे करो। ठीक है, तो इसमें टोटल 4 मार्क्स का होगा, तो इसमें आपको 4 देंगे, चारों के 4 करने हैं। ये याद रखना, जहाँ पे अथवा लिखा हो यानी ऊपर वाले पूरे क्वेश्चन में से या फिर नीचे वाले पूरे क्वेश्चन में से कोई एक करना होता है, तो हम आपको दोनों ही करवाएंगे। ठीक है, तो इसमें बोला है अधोलिखितेषु रेखांकित पदेषु संधि संधिच्छेद व लिखत, यानी कि आपको संधि और संधि विच्छेद करना है। यानी इसका मतलब जो ये टूटा हुआ है इसकी संधि करनी है, जो ये लिखा हुआ है उसको संधि विच्छेद करना है। ठीक है, ये सिंपल मतलब है। तो आप देखते हैं इनकी डिटेल में कैसे क्या आंसर होंगे, तो चलते हैं आपके आंसर पर। तो इसमें लिखा हुआ है नास्ति प्लस में उद्धम समूह। तो ये नास्ति प्लस में उद्धम समूह है, जब इसको संधि करेंगे तो क्या बनेगा, तो इसमें बनेगा देखो नास्ति उद्धम सम, यानी जो संधि हुई जब संधि छेद किया हमने इसका, तो नास्ति प्लस में उद्धसम। तो ये संधि का कौन सा प्रकार था, ये यण संधि थी आपकी, यण, जिसमें जो ये नास्ति है इसमें आ प्लस में उ, ना प्लस में ऊ है, ये आपका बनकर यू बन गया, इसलिए नास्त हो गया और युद्धम सम ये हो गया। तो इस तरीके से ये आपका बन गया नास्त उद्धम सम। ठीक है, इस तरीके से बनता है, यानी कि आपको इस प्रकार से देखना होता है, यानी आखिरी का आ ऊ इनको मिलाकर या बनता है। ठीक है, ये याद रखना, इस तरीके से हो जाएगा। अब अगला देखते हैं। अगला बोला है सदुपयोग। सदुपयोग बोला है, सदुपयोग को जब संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा, तो देखते हैं। यहाँ पे सदुपयोग है, तो इसमें सत प्लस में उपयोग, तो सदुपयोग को जब तोड़ेंगे, ठीक है, संधि छेद करेंगे तो सत प्लस में उपयोग बनेगा। अब सत प्लस में उपयोग कैसे बना, क्योंकि ये जो संधि कौन सा प्रकार था संधि का, ये था परस्वर संधि, जिसमें जो ता है प्लस में ये ऊ, ये मिलकर आपका दू बनता है। ठीक है, तो इसमें सदुपयोग हो गया, तो यहाँ पे दू है, जब इसको तोड़ेंगे तो ये ता प्लस में ऊ बनेगा, तो आधा ता हो गया प्लस में ऊ बन गया, तो सदुपयोग हो गया इस तरीके से। ठीक है, अगला था व्योओपी। ठीक है, व्योओपी में क्या होगा, तो व्योओपी को जब तोड़ेंगे तो इसका संधि क्या बनेगा, व्याघ प्लस में अपी। अब ये कौन सा प्रकार है संधि का, ये है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में क्या होता है, जो ये आपका ये होता है ये प्लस में आ, तो ये आपका ओहो बनता है, ओ अपी। ठीक है, ओ अपी बनता है, तो ये ओ अपी है ना ये रहा, तो इसलिए व्याघ प्लस में अपी, तो इस तरीके से हो जाएगा व्योग अपी, इस तरीके से होता है। उसके बाद चौथे में होता है, ये आपके जो नीचे अंडरलाइन की होती है सीधे हम उसी को समझा रहे ताकि आपको समझ आए। काची दी है मिति। ठीक है, ये बोला काची दी है मिति, तो इसमें क्या होगा, जब इसको तोड़ेगी तो काचित प्लस में इयम प्लस में इति, तो इस तरीके से होगा। इस संधि का कौन सा प्यार है, ये व्यंजन संधि है, जिसमें ता प्लस में ई है, ता प्लस में ई मिलकर आपका बनता है दी, तो इस तरीके से हो जाएगा। ता प्लस में ई मिलकर बनता है दी, तो इस तरीके से आपका रूट क्या हो जाएगा। क्लियर, आई होप आपको समझ आया होगा। अब थोड़ा डिटेल में यहाँ पे आप देख सकते हो संधि के प्रकार लिखा हुआ है। पहला आता है यण संधि, जिसकी वजह से टूट कर ये बना। दूसरा था परस्वर संधि, जिसमें ता प्लस में ऊ बना। ये विसर्ग संधि, जिसमें घा प्लस में या बना। और इसमें था व्यंजन संधि, इस तरीके से होता है। आई होप आपको इतना समझ आएगा कैसे तोड़ते हैं, कैसे संधि बनाते हैं। अब इसका आप पार्ट देखते हैं। तो अथवा पार्ट देखो, अथवा में बोला गया है कि अधोलिखितेषु रेखांकित संधि संधिच्छेद व लिखत, यानी इसमें भी आपको संधि करनी होगी और जिसके नीचे अंडरलाइन है इसी को बताना होगा। तो सीधे अंडरलाइन वाले क्वेश्चन के आंसर देखने चलते हैं किस तरीके से होता है।
तो यहाँ पे अब जैसे तो इति युक्त हुआ, इति युक्त हुआ में क्या होगा, जब इसको तोड़ेंगे तो इसमें जो इति है, इति का ई हो जाएगा और जो उक्त हुआ है इसका ऊ हो जाएगा। तो ये जब दोनों को मिलेंगे तो ये इति युक्त हुआ कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इति का हो गया ई, ठीक है, और उक्त हुआ का हो गया ऊ, जो मिल गया इतु और उक्तवा, इति युक्तवा इस तरीके से हो जाता है। यानी जब इसका तोड़ेंगे तो ये इति प्लस में उक्तवा बनेगा। ये कौन सा संधि का प्रकार ये है, यण संधि। ठीक है, ये देखो यण संधि में क्या होता है, ई प्लस में ओ, जब ये तोड़ते हैं तो ये यू कहलाता है। ठीक है, ये अभी हमने आपको बताया था ऊपर वाले क्वेश्चन में भी। खल वे तत्व, खल वे तत्व में क्या होगा, तो इसमें जब तोड़ेंगे तो इसका संधि करेंगे तो ये खलू हो जाएगा, प्लस में ए तत्व होगा। अब बोलोगे खलू प्लस में ए तत्व कैसे हुआ, तो देखो खल्लू, ठीक है, ऊ का ऊ, खलू में ऊ और ए तत्व में ए, इन दोनों को मिलाएंगे तो खले वे तत्व होगा। ठीक है, खलवे तत्व, जिसमें ऊ प्लस में ए है, जब हम ऊ प्लस में ए को जोड़ेंगे तो वो वे कहलाएगा और यहाँ पे वे है। ठीक है, तो इसमें से हो जाएगा खलू प्लस में ए तत्व। ठीक है, ए तत्व, जब पे ऊ प्लस में ए है ये मिलकर वे बनता है, तो इस तरीके से हो जाएगा। अब ये संधि का कौन सा प्रकार है, गुण संधि। ठीक है, याद रखना गुण संधि। उसके बाद है अयोपी, ये अयोरपी, तो इसमें क्या होगा, आर्य है प्लस में अपी, जो ये है विसर्ग, ये आपका विसर्ग आखिरी वाला, और अपी में आ हो जाएगा। जब इसमें विसर्ग और आ को जोड़ेंगे तो ये ओहो होगा, ओहो। ठीक है, तो इसलिए आयो पी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये संधि का कौन सा प्रकार, ये विसर्ग संधि, जिसमें इस तरीके से होता है। यही संधि के प्रकार को देखकर आप कर सकते हो। जैसे कि अगला है कश्चित समीन, तो कश्चित समीन, इसमें कश्चित प्लस में असीन हो जाएगा। इसमें जो कश्चित का ता होता है और असीन का आ होता है, जब ता और आ को जोड़ते हैं तो वो दा कहलाता है। ठीक है, ये व्यंजन संधि होती है जिसकी विशेषता ये होती है, इसमें ता प्लस में आ को जब जोड़ते हैं वो दा कहलाता है। तो कश्चित दा को तोड़ेंगे तो ये आप क्या होगा, दा को तोड़ेंगे तो ता प्लस में आ होगा, तो कश्चित के साथ ता आ जाएगा और समीन के साथ आ जाएगा, तो अस्मीन हो जाएगा इस तरीके से। क्लियर। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये प्रकार यहाँ पे अब अलग से हमने लिख दी है तोड़कर, इति प्लस मक्तुबा ये यण संधि। ठीक है, और ये खलवेत में खलू प्लस में एत हो गया गुण संधि। आयोगपी में आर्य प्लस में अपी हो गया जो विसर्ग संधि की थी। कश्चित अमीन में कश्चित प्लस में अस्मिन जो थी व्यंजन संधि। इस तरीके से होता है। इसके बाद छठे क्वेश्चन पे, छठे में बोला गया है अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदाना समास विग्रह। इसमें आपको समास विग्रह करना है, पद विकल्प वह चुनित, आपको समास विग्रह करके इनका विकल्प चुनना है। क्या विकल्प होगा करेक्ट। अब चलते हैं आपके इसके डिटेल में समझने के लिए, ताकि आपको डिटेल में समझा सकें। पहले आपको इसमें समास विग्रह करना था। ठीक है, समास विग्रह करके बताना था कि कौन सा विकल्प सही है। तो यहाँ पे था पाषाण सभ्यता लता तर्गुलमा पिष्टः भवति। यहाँ पे जो लता तर्गुलमा है इसको तोड़ना था। ठीक है, इसको बताना था कि कौन सा संधि का प्रकार है। ठीक है, समास विग्रह, संधि कर रहा हूँ समास विग्रह। ठीक है, कौन सा समास विग्रह, समास विग्रह करना था। तो ये लता गुरुमयम, ये कौन सा, ये द्वंद समास है। जब द्वंद समास को तोड़ते हैं तो इसमें लता अलग हो गया, लता प्लस में तर्व प्लस में गुलमय, तो ये द्वंद समास होता है, जिसके जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या। ठीक है, भक्ष्यम समलम धरातलम, तो इसमें समलम, समलम का बताना था ये कौन सा होगा। तो समलम का मतलब होता है मलयुक्त, मलेन सहित। ठीक है, तो यहाँ पे मलेन सहित होगा, करेक्ट आंसर क्या है। ठीक है, समलम। उसके बाद है बलिवर्धभयाम क्षेत्र कषणम कुर्वेन आसीत। ठीक है, आसीत, तो यहाँ पे क्षेत्र कृष्णम, जो क्षेत्र कृष्णम है इसका बताना था कौन सा है। तो ये षष्ठी तत्पुरुष है, तो इसमें क्षेत्रस्य प्लस में कर्णम हो जाएगा, क्षेत्रस्य प्लस में कर्णम, तो ख होगा करेक्ट आंसर। उसके बाद है चौथा पश्चात वर्जंती संख्या। तो यहाँ पे पश्चात की नीचे अंडरलाइन थी, तो पश्चात का होगा ये अनु प्लस में वज्र धातु। यहाँ पे अनु है और ये वज्र धातु है। जो वज्र धातु आपने पता होगा, वज्र धातु जब पढ़ते हो, ठीक है, तो वज्र धातु है जिसकी वजह से यहाँ पे वर्जंती आता है। ठीक है, पश्चात में ये अनुवर्जंती। ठीक है, तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ख, अनुवर्जंती। इस तरीके से हो जाएगा। क्लियर। अब अगला देखते हैं। इस तरीके से छठे में आपको 4 दिए हुए, चारों के चारों करने होंगे, जिसके भी हमने आपको समझाया। उसके बाद है सातवें में सिंपली आपको प्रत्यय बताने हैं। ठीक है, ये प्रत्यय बताने कौन कौन से प्रत्यय होंगे, और ये 4 नंबर का है, 4 दिए होंगे, चारों ही करना है। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि एक भी आप छोड़ सको। तो हम चलते हैं चारों करने, समझते हैं बारीकी से। तो यहाँ पे दृश्य, ठीक है, ये मूल धातु है दृश्य, जिसका मतलब होता है देखना। ठीक है, दृश्य मतलब होता है देखना। इसका सही उत्तर होगा दृष्टम।
ठीक है। दृश प्लस में तम, तो ये इस तरीके से हो जाएगा। धातु अवगित्र, ठीक है, ख होगा करेक्ट आंसर जब तोड़े, इस तरीके से होगा। उसके बाद अध्यापिका पाठ पठती, ठीक है, तो यहाँ पे अध्यापिका, तो अध्यापिका में इका कौन सा है, टाप, टाप का जो स्त्री प्रत्यय होता है उसमें इका आता है, ठीक है, इका आता है, तो अध्याप प्लस में टाप अध्यापिका, तो सही उत्तर होगा अध्याप प्लस में टाप, इस तरीके से। ललित लतनाना माला रणमीय, ठीक है, रमणीय, तो यहाँ पे होगा रम, ठीक है, रमणीय, तो रम आपकी धातु है और अनियर प्रत्यय है, अनियर प्रत्यय में इस तरीके से होता है रमणीय है, ठीक है, इस तरीके से करेक्ट आंसर हो जाएगा ग, अनियर प्रत्यय होता है। उसके बाद है माला रमणीय, तो यहाँ पे जो रमणीय है, रमणीय प्लस में ताप जो स्त्रीलिंग होता है, ताप का स्त्रीलिंग प्रत्यय होगा तो वो आपका इस तरीके से हो जाएगा रिया, तो सही आंसर होगा रमणीय प्लस में टाप, ठीक है, इस तरीके से होता है, इस तरीके से आपको लिखना होगा, समझ आया आपको, ठीक है। टाप का आ गया तो रमणीयता, इस तरीके से हो जाएगा। उसके बाद आठवें में भी आपको 3 दिए हुए, तीनों करने, इसमें क्या होगा, इसमें उचित पद ढूंढने, यानी उचित पद बताना कौन सा पद इसमें बैठेगा, ठीक है। अभी 4 नंबर का चलते डिटेल में समझने कि पद कैसे बैठाने हैं आपको। तो इसमें पहले में बोला है प्रियंका रोहित डैश किम पटसी, तो यहाँ पे जो प्रियंका है वो रोहित से पूछ रही है कि रोहित डैश किम पटसी, यानी रोहित से पूछ रही है कि तुम क्या पढ़ते हो, ठीक है, तुम क्या पढ़ते हो, यहाँ पे क्या पढ़ते हो है, किम का मतलब होता है क्या, पटसी मतलब होता है पढ़ते हो, तो यहाँ पे त्वम आ जाएगा। रोहित प्रियंका रोहित से पूछ रही है तो त्वम का प्रयोग होगा, त्वम किम पटसी, तुम क्या पढ़ते हो, तो इस तरीके से होता है, ठीक है। उसके बाद रोहित मया संस्कृतस्य पुस्तकम पठ्यते, ठीक है, यानी इसका मतलब होता है रोहित बोल रहा है मेरे द्वारा संस्कृत की पुस्तक पढ़ी जाती है, इसमें जो कर्ता है वो मैं है, इसलिए जो कर्मणीय का प्रयोग होगा, ये सही उत्तर होगा पठ्यते, क्या होगा करेक्ट आंसर, ठीक है, इस तरीके हो जाएगा। मया संस्कृत है पुस्तकम पठ्यते, यानी मया एक की बात की है तो पठ्यते होगा। उसके बाद है तीसरा प्रियंका उत्तमम त्वम डैश शुद्ध वर्तते, यहाँ पे डैश शुद्ध, यानी जो इसमें श्लोकोच्चारण हो रहा है वो नपुंसकलिंग का और एक वचन का हो रहा है, ठीक है, तो सही उत्तर होगा श्लोकोच्चारणम, ठीक है, ये होगा करेक्ट आंसर, तो इसमें होगा उत्तम त्वम श्लोकोच्चारणम शुद्ध वर्तते, क्लियर, इस तरीके से होगा। 3 दिए, तीनों करने आप अच्छे से कर पाओगे, एकदम ऐसे बनी पढ़ना है, आपको समझ आ जाएगा, उसको वर्ड बैठा देना है, ठीक है। एक व्यक्ति हो तो एक की बात करेंगे, अगर उसी के हिसाब से आपकी क्रिया लगेगी, अगर कोई व्यक्ति की बात की हुई है और आखिर में पढ़ते होगा पढ़सी होगा तो एक व्यक्ति की बात होगी, ठीक है, इस तरीके से होता है। उसके बाद है 9वां में आपको टाइम आएगा, ठीक है, नहीं इसको टाइम बताना होगा संस्कृत में कि क्या होगा, इसमें 4 नंबर का होगा, चारों ही करने होंगे, यानी 5:30 है, 7:45 है, 9:15 है, 9:15। अब इसको संस्कृत में बताना है क्या होगा, तो अब संस्कृत में डिटेल में आपको बताते हैं ताकि आप पूरे के पूरे कर सको। यहाँ पे दोस्तों पहला अहम प्रातः 5:30 जागरणम करोमि, तो 5:30 को हिंदी में क्या कहते हैं, 5:30 बजे, तो साढ़े को कहते हैं सार्ध, 5 को कहते हैं पंच, बजे को कहते हैं वादने, यानी वादने तो आपको लगाना ही है, इस तरीके से सार्ध पंच वादने। अब 7:45, अब हिंदी को 7:45 को क्या कहते हैं हम हिंदी में, 7:45 को कहते हैं 7:45 बजे, यानी 8 बजने 15 मिनट है, 7:45 को हिंदी में क्या कहते हैं 7:45 बजे, तो पौने को पादोन कहते हैं, 8 को अष्ट कहते हैं, बजे को वादने कहते हैं, तो पादोन अष्ट वादने, इस तरीके से होगा। ये चीज़ आपको देखनी होती है, जैसे 9:15 है, 9 को क्या कहते हैं 9:15, ठीक है, 9:15 बजे, यानी 9:15 हिंदी में 9:15 कहते हैं, तो सवा को कहेंगे सपाद, 9 को कहेंगे 9 और बजे को कहेंगे वादने, सपाद 9 वादने, इस तरीके से होगा। अब एक चीज़ और देखो, यहाँ पे भी 9:45 है, यानी कितना है 9:45, वही चीज़ है, ठीक है, 9:15 बजे, तो इसमें भी वही होगा, ठीक है, सपाद 9 वादने, इस तरीके से होता है, समझ आ गया। इस तरीके से आप कर लोगे टाइम, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब 10वें में आपको मंजूषा दी होगी नीचे, उसको देखते हैं, आपको अव्यय पद बढ़ने हैं इसमें। अब ये 3 नंबर का होगा, 3 अव्यय पद दिए होंगे, वो बढ़ने हैं। अब इसमें चीज़ वही होती है जो हमने ऊपर आपको बताई थी, यानी इसमें आपको प्रथम देख के उसके बाद उसी को देख कर क्रिया लगानी होती है, क्रिया को देख के आपका पहला पद आएगा, ठीक है, क्या बढ़ना होता है आप देखते डिटेल में। तो ये देखो अवकाश भविष्य में, तो यहाँ पे समय पूछा जा रहा है, तो कल अवकाश होगा, तो यहाँ पे श्रम आएगा, ठीक है, श्रम अवकाश, ठीक है, श्रम अवकाश भविष्य की,
तो यहाँ पे इसमें श्व के बात होगा, यहाँ पे समय पूछा था भविष्यति, भविष्य के बारे में, कल अवकाश होगा, भविष्य मतलब होता है आने वाला, ठीक है। तो इसमें श्व का प्रयोग होगा। त्वम डैश पठिष्यसि, ठीक है, ये पठिष्यसि, तो यहाँ पे त्वम तुम डैश कब पढ़ोगे, तो कदा होगा, कब का इन संस्कृत में कहते हैं कदा, तो त्वम कदा पठिष्यति, ठीक है, ये होगा पठिष्यसि। उसके बाद तीसरा डैश त्वम माँ मुक्त्वा यासी तदा वेलापि अवलेह सयातु, यहाँ पे डैश तवा, तो इसमें संस्कृत में होगा यदि तुम मुझे छोड़कर जाओगे, यदि के स्थान यहाँ पे यदि आएगा, यदि को हिंदी में संस्कृत में कहते हैं यदि त्वा माँ, यदि तुम मुझे छोड़कर जाओगे तो समय भी असमय हो जाएगा, तो इस तरीके से बोला गया है, ठीक है। तो यदि का प्रयोग होगा, इस तरीके से होता है, ठीक है। उसके बाद अगला देखते हैं। उसके बाद 11वां खंड गया का पूरा व्याकरण कंप्लीट हो जाएगी, और 11वां भी 3 मार्क्स का होगा। इसमें क्या करना है, इसमें आपको अशुद्धंती संधि यानी आपको इसमें शुद्ध शब्द लिखना है अशुद्ध शब्द को हटाकर, ठीक है। अब इसमें देखते हैं कैसे आपको लिखना होता है। तो देखो, अहम क्रीड़ा क्षेत्र किड़ंती कीर्ति, तो अहम की प्रयोग किया गया, अहम के साथ कौन सी क्रिया आती है, किडामी, अहम है मैं, ठीक है। तो इस तरीके से होगा किडामी, इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा गया। उसके बाद है सी भेड़कर वने निवसती, तो यहाँ पे सी है विशेषता है, ठीक है, तो इसमें आपका भ्रमणकर होगा, ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है सह भोजन कुरु, तो यहाँ पे कुरु है, ये आपका अज्ञात है, यहाँ पे यह में त्वम के लिए प्रयोग होता है, ठीक है, तो इसमें त्वम का प्रयोग होगा, ओके। तो इस तरीके से हो जाएगा करेक्ट। इस तरीके से आपको करना है और आपके नंबर पूरे कंप्लीट हो जाएंगे 25 के 25। तो इस तरीके से आपको करना होता है। आई होप खंड ग आपको समझ आ गया होगा। अब जो खंड घ है ये आपको नेक्स्ट पार्ट में हम करवाएंगे, तो बस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर देना ताकि वो व्याकरण अच्छे से समझ सके, पूरे मार्क्स ला सके। तो हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।